बीच में से मेरे लिए पैगाम कुछ है तो वो आप कंट्रोल कर लीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम नाज़रीन को चिल्ड्रन लिटरेरी सोसाइटी में खुशामदीद। हमारे साथ इस वक्त हैं बच्चों के मारूफ़ नावल निगार अम्माद हसन साहब, अभी जिनका हाल ही में एक नावल मौत का हंगामा शाया हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि यह नावल बच्चों के कदीम रिसाले जिसकी इशाअत को तकरीबन 48 साल हो चुके हैं, उसमें सिलसिलावार शाया हो रहा है और उसी नावल को हमने किताबी सूरत में छापा है और आज उस नावल की तकरीब रुनमाई है। इस तकरीब रुनमाई में हमारे साथ हैं इमरान महमूद साहब। इमरान महमूद साहब के तारुफ़ के लिए इतना ही काफ़ी है कि ये इश्तियाक़ साहब के बहुत ही करीबी दोस्तों में से हैं। इश्तियाक़ साहब जब भी लाहौर तशरीफ़ लाया करते थे तो वो इनके यहाँ ठहरा करते थे और इनसे मुलाकात के लिए इनके घर आया करते थे। बहुत बेतकल्लुफ़ दोस्त और बहुत पुरानी दोस्ती थी इनकी। और एक और ख़ास बात यह है कि इश्तियाक़ साहब का जब इंतकाल हुआ कराची बुक फेयर से वापसी पर एयरपोर्ट पर, तो इश्तियाक़ ये लाहौर एयरपोर्ट पे उनके मुंतज़िर थे, क्योंकि इन्होंने इश्तियाक़ साहब को लाहौर एयरपोर्ट से लेना था और फिर उनकी बेटी के घर ड्रॉप करना था या फिर डाइवो पे ड्रॉप करना था। ये इनका तारुफ़ है। इश्तियाक़ साहब की नावलों की मुकम्मल कलेक्शन पूरे पाकिस्तान में शायद जितनी इनके पास है, वैसे मशहूर तो यही है कि दो लोगों के पास तकरीबन मुकम्मल कलेक्शन है। एक फ़ारूक अहमद जो है वो अटलांटिस कराची वाले और दूसरे ये हैं, और उनके साथ ही हमारे साथ जो है वो अनील इरशाद ख़ान साहब हैं। पेशे से वकील हैं और लेकिन शायर हैं और बहुत ही उम्दा इनकी शायरी है। इंशाअल्लाह हम इनसे भी इनका कुछ कलाम सुनेंगे। ये भी इस तकरीब रुनमाई में हमारे साथ हैं। और अब हम आते हैं इस तकरीब के जो दुल्हा हैं अम्माद हसन साहब, उनकी तरफ कि वो अपने नावल के बारे में बताएं। जैसा कि आपकी पब्लिशर ने उसकी बैक पे लिखा है कि आपने इश्तियाक़ साहब के नावलों को पढ़ा और हज़म किया और घोट के पिया बाकायदा, और फिर आपने वो नावल लिखे। और आपके नावलों में इश्तियाक़ साहब की झलक बहुत उम्दगी से नज़र आती है, बहुत शानदार अंदाज़ में नज़र आती है। तो प्लीज़ आप बताइएगा अपने नावल के बारे में, इश्तियाक़ साहब से आपके ताल्लुक़ के बारे में। और नाज़रीन, मैं एक बात आपको बता दूँ कि अम्माद हसन का जो सबसे बड़ा तारुफ़ और सबसे बड़ा कारनामा ये है कि इश्तियाक़ अहमद रहमतुल्लाह अलैह के तमाम नावल, जितने भी नावल हैं, जितनी किताबें हैं, जो भी उन्होंने अपनी ज़िंदगी में लिखा है, उस सब को इन्होंने जो है वो PDF फॉर्म में पहले जमा किया, उसकी फ़हरिस्त मुरतब की और वो सारी चीज़ सारा उनका जो लिखा है वो एक CD में जमा किया, उसकी फ़हरिस्त मुरतब करवा के फिर शाया की। और हैरत अंगेज़ बात यह है, जिस तरह इश्तियाक़ साहब का एक रिकॉर्ड ये है कि उन्होंने बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा नावल लिखे। दुनिया भर में किसी और राइटर ने बच्चों के लिए इतने नावल नहीं लिखे। एक रिकॉर्ड उनका ये है। और दूसरा रिकॉर्ड उनका ये है कि उन्होंने गार का समुंदर जैसा तवील तरीन नावल लिखा। यानी बच्चों के लिए आज तक गार का समुंदर जितना बड़ा नावल नहीं लिखा गया 2000 सफ़ात का। तो एक और मुनफरद रिकॉर्ड, वो रिकॉर्ड तो इश्तियाक़ साहब का तो था, लेकिन नाज़रीन हमारे सामने, लोगों के सामने वो रिकॉर्ड अम्माद हसन के तवस्सुस से आया कि इश्तियाक़ साहब दुनिया के वाहिद राइटर हैं कि जो यानी जिनका लिखा इतना ज़्यादा है कि उनके सिर्फ कहानियों की, नावलों की, कहानियों की नहीं, नावल और किताबों की बाकायदा एक फ़हरिस्त मुरतब इन्होंने की। शायद वो दुनिया के वाहिद राइटर हैं कि उनका लिखा इतना ज़्यादा है कि उनके जब नाम और पब्लिशर के नाम वगैरह इकट्ठे किए गए तो वो बाकायदा 100 सफ़ात की फ़हरिस्त मुरतब हो गई। तो खैर हम आते हैं अम्माद हसन साहब की तरफ और इनसे इनके लिखने के सफ़र के बारे में पूछते हैं और इनसे हम मालूम करते हैं कि इन्होंने जो इश्तियाक़ साहब की फ़हरिस्त मुरतब की तफ़सीलन बताइए, पहला नावल कौन सा पढ़ा, हम जानना चाहते हैं प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जज़ाकल्लाह कि आपने मुझे अपने प्लेटफॉर्म पे मदऊ किया और मुझसे कुछ बातचीत करने के लिए मुझे शर्फ बख्शा। इश्तियाक़ साहब का जो हमारी जो जनरेशन है तो उसमें उस दौर में जो सबसे ज़्यादा बड़ी तफरीह होती थी वो किताबों का मुताला ही थी। अब आजकल के दौर की तरह तो जिस तरह और बहुत सारी ऑप्शंस मौजूद हैं, तो हम जिस दौर के हैं 80 की दहाई के हम बच्चे हैं, तो हम लोगों के पास सबसे अच्छी तफरीह किताबें पढ़ना ही थी। तो उसमें बेतहाशा ऑप्शंस थी, लेकिन इश्तियाक़ साहब को मैंने पहली बार 1987 में पढ़ा। उनका नावल कामरान सीरीज़ का पुरखौफ रात था, वो नावल पढ़ा। उसके बारे में मैं अपनी जो मुकम्मल फ़हरिस्त का जो पेशरस है उसमें तफसील से बता भी चुका हूँ। उस नावल ने मुझे उनकी जानिब खींच लिया। वो नावल कौन सा था? पुरखौफ रात, कामरान सीरीज़ का नावल नंबर 75, पुरखौफ रात।
तो उस नावल को पढ़ने के बाद मेरी जो है इश्तियाक साहब की तरफ समझे कि मैं उनकी जानिब खिंचता चला आया। उनके फिर नावल 1 पढ़ा, 2 पढ़ा और फिर पढ़ते ही चले गए। मतलब उसके अंदर एक ऐसी कशिश थी। उस वक्त तक जब मैंने ये नावल पढ़ा था तो उनके नावल एक आम जासूसी नावल थे, लेकिन फिर वक्त के साथ साथ उसमें हमें बहुत सारी दीनी और कौमी मालूमात भी मिली। उसमें जज्बा हुब्बुल वतनी तो पहले भी था, लेकिन दीन से मोहब्बत और दीन के मुतालिक भी बहुत सारी चीज़ों का उसमें इजाफा होता चला गया। बहरकैफ ये सफ़र जो है वो सन 94-95 तक तो जारी रहा, क्योंकि उस वक्त तक किताबों हो गई दौर था। उसके बाद फिर बहुत सारी और चीज़ें हैं। मेरी अपनी भी जारी बात, उम्र में आदमी जब टीन एज में आता है तो कुछ खेल तफरी और भी हो जाते हैं। क्रिकेट की तरफ मेरा रुझान हो गया था और बहुत सारी मसरूफियात थी, तो कुछ अरसे के लिए वो जो सिलसिला था वो थोड़ा मौकूफ़ हुआ। और फिर उसके बाद ये दोबारा सिलसिला 2007 में एक जगह इत्फाकन मुझे एटलांटिस के कुछ नावल नज़र आए, तो फिर वहाँ से इसका दोबारा आगाज़ हुआ। और फिर ये आगाज़ मुझे एटलांटिस के साथ ताल्लुक़ या जिसे कहते हैं कॉन्टैक्ट में भी ले गया, और मेरी फिर 2011 में इश्तियाक अहमद रहमतुल्लाह से मुलाकात भी हुई। उस मुलाकात का तफसीली अहवाल हम जानना चाहेंगे। वो जो मेरी मुलाकात थी वो एक्सपो सेंटर लाहौर में हुई, जो 2011 अप्रैल में वहाँ पर एक्सपो के अंदर इश्तियाक साहब तशरीफ़ लाए। मुझे एटलांटिस की तरफ से बताया गया कि इश्तियाक साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, तो मैं भी वहाँ गया। और बड़ी हैरत अंगेज़ बात ये थी कि मेरे बारे में उनको तकरीबन पहले से तारुफ मौजूद था उनके पास, क्योंकि मैं फ़ेसबुक पे जो इंस्पेक्टर जमशेद सीरीज़ का पेज था उसके ऊपर मैं काफ़ी एक्टिव था। तो मेरी मुलाकात हुई, वो बहुत खुश हुए, और उसके भी मैंने हाल अहवाल उस पेशरस ने भी बताया, आप वहाँ भी पढ़ सकते हैं। लेकिन बहरहाल वो मुझसे इस तरह मिले जैसे मुझसे बहुत दफ़ा मिल चुकी हैं। उनके अंदर जो आज़ी थी और जो उनके अंदर एक मोहब्बत थी, मैं आज भी इस चीज़ के बारे में अफसोस महसूस करता हूँ कि अगर मैं उनको अपने पास अपने घर आने की दावत देता या अपने साथ और वक्त गुजारने की दावत देता तो यकीनन वो उसको कबूल कर लेते। पर मैं इस तकल्लुफ़ में कि इतना बड़ा मुसन्निफ़ है, मेरी क्या इसमें औकात है, तो वो बाद में फिर एहसास हुआ और पता चला कि अगर मैं ऐसा करता तो वो ज़रूर इसको करते। तो उसके बाद फिर उनके साथ इनडायरेक्ट रब्ता रहा किसी न किसी पैराए में। फिर उन्होंने मेरा नाम भी नावलों में इस्तेमाल किया। वो कौन सा नावल था? सबसे पहले अनजानी ताकत में उन्होंने उसको इस्तेमाल किया। उसका मेन किरदार ही अमाद हसन था। तो वो वैसे माज़रत आपकी बात काट रहा हूँ, वैसे ये बड़ी बात है इस लिहाज से कि इश्तियाक साहब के मिलने वाले तो लाखों में थे और उनके चाहने वाले भी लाखों में थे, तो उन लाखों में से आपका नाम उन्हें याद रहा, ये बड़ी बात है। जी, ये मतलब ये उनकी मोहब्बत ही कही जा सकती है। और मेरी जो उनके साथ एक मोहब्बत थी, अकीदत थी, उसका एक कुदरती एक चीज़ लगती थी। और वो उन्होंने बकायदा उसके ऊपर मेरे किरदार पर नावल लिखा और उसको मैंने उनसे कंफर्म भी किया। तो उन्होंने इसकी तस्दीक की कि हाँ, ये मैंने इन्हीं के नाम को इस्तेमाल करके ये किरदार लिखा। तो कुदरती सी चीज़ थी, इत्तेफाक ये बना कि नावल का नाम अनजानी ताकत था। तो उनके इंतकाल के बाद शायद मेरे में ऐसी अनजानी ताकत आ गई कि मैंने फिर ये जो फहरिस्त वाला काम है सारा और तमाम कलेक्शन को मैंने किया तो अपने लिए था कि मैं उनके तमाम नावल तरतीब से देख के पढ़ूं। तो वो अपने साथ साथ फिर बाकी तमाम लोगों के भी काम आ गया, उसको हमने जो पेश किया। और अभी ये जो आप तारुफ करवा रहे थे फहरिस्त के हवाले से, फहरिस्त अभी भी नामुकम्मल है। अच्छा। उसके अंदर भी मैंने आखिरी बाब में नामुकम्मल लिख के इसको छोड़ा है, क्योंकि उनकी छोटी कहानियां तो खैर हज़ारों हैं, वो भी ऐसा ऐसा सामने आ रही हैं जो मुख्तलिफ रसाले में छपी। लावाजी उनकी जो कुछ कहानियाँ जो उस ज़माने में बच्चे पढ़ते थे 1 रुपये में 2 रुपये में, वो छोटी कहानियाँ होती थी, वो भी बेतहाशा हैं। तकरीबन वो कितनी होंगी? देखिए जी, 60-70 तो मेरी कहानी के पहले हिस्से में मौजूद हैं जो लिखी हुई हैं। शेख गुलाम अली एंड सन्स और इस तरह के जो अदारे थे उस ज़माने में, मकतबा यादगार, उनसे शाया होने वाली किताबों की उन्होंने फहरिस्त दी हुई है। मेरे इस फहरिस्त के एडिशन में वो शामिल नहीं मैंने की थी, क्योंकि मैं भी उसके ऊपर मज़ीद काम करना चाहता था। तो वो अब अगले एडिशन में उम्मीद अगर हम शाया कर सकें इंशाल्लाह, तो प्लान तो है, तो उसमें वो भी शामिल करेंगे। पहले एडिशन की कुछ गलतियाँ और जो उसमें चीज़ें रह गई थी वो भी करेंगे। इसके अलावा उन्होंने इस्लामिक जो अदारा है दारुस्सलाम स्टूडियोज़, उसके लिए उन्होंने कुछ ऑडियो कैसेट्स भी लिखे, उनका भी हम उसके बीच में जिक्र करेंगे, तज़किरा करेंगे। तो ऐसी कई चीज़ें अभी हैं जो, क्योंकि अभी भी उनके कई नावल ज़ेर तबाह हैं एटलांटिस के पास जो अपनी वफ़ात से पहले दे गए थे। अभी नवाबपुर का महल उनका आखिरी नावल आया है, और आगे वो तख्त या तख्ता और उसके अलावा सबरान के हवाले से भी एक नावल का वो ऐलान कर चुके हैं। तो वो सब चीज़ें इंशाल्लाह फहरिस्त में शामिल होंगी, क्योंकि हम सबका मुश्तरका जो मकसद है वो तो ये है कि हम इश्तियाक साहब के काम को आगे आने वाली नस्लों तक पहुँचाएँ। बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि आपका अपना ज़ाती नावल आपके हाथ में है, हम ज़रा दिखाना चाहेंगे नाज़रीन को।
जी, ये नावल है इनका मौत का हंगामा, और बहुत ही खूबसूरत तबाद के साथ ये शाया हुआ है। इसके ऊपर जो टैग लाइन है जो कि सबको चौंका देने वाली है कि एक मुर्दा जो ज़िंदा हो गया था, बड़ा शानदार इसका नाम है। और उसकी बैक पे मुलाहिज़ा कीजिए कि इनके दीगर जो 2 जासूसी नावल के कातिल घड़ी, वो आपको नज़र आ रहा होगा, वो भी कातिल घड़ी भी शाया हो चुका है। और उसी के नीचे है नापाश। नापाश के ऊपर लफ्ज़ लिखा हुआ है कि खुरम, ज़ीशान और इंस्पेक्टर यज़दानी सीरीज़। और जबकि कातिल घड़ी के ऊपर कुछ लिखा नहीं हुआ, लेकिन साइड खास नंबर है। तीन पार्टी हैं इसमें। ठीक ठीक। यज़दानी पार्टी है, ठीक ठीक अकमल पार्टी है और शोभी ब्रदर्स हैं। ठीक ठीक ठीक। तो ये 3 पार्टियों का नावल था। ठीक ठीक। तो इस नावल की भी जो लोग पढ़ चुके हैं, जो नहीं पढ़ चुके उनको बता देते हैं कि वो जो कातिल घड़ी था वो 1994 में लिखा गया था। अच्छा, मैट्रिक के इम्तिहानात, लेकिन वो शाया हुआ गालिबन 2018 या 19 में। वो तकरीबन 25 साल बाद शाया हुआ। तो आपने जो मुसवदा छुपाए रखा, तो ये इसमें क्या कोई खास बात थी? वो मुसवदा एक तो कोई सुस्ती कह सकते हैं कि कोई मतलब बहुत हम इस काम को समझते थे कि यार ये तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है और कोई गाइडेंस नहीं थी, चूंकि कोई रहनुमाई नहीं थी, कुछ मालूम नहीं था। तो और फिर शायद जेल में था यार पता नहीं क्या चीज़ लिखी गई है। और 1-2 पब्लिशर्स को जब उसको पढ़ाया इस तरह की चीज़ों को, तो उन्होंने कहा यार तो बिल्कुल बेकार चीज़ है, तो आपको तो लिखना नहीं चाहिए, आपका तो ये काम ही नहीं लिखने का। तो बहरहाल वो बहुत ज़्यादा फिर उसको साइड पे रखा हुआ था। वो तो फिर ये फ़हीम आलम साहब ने एक ज़माने में जब उनसे दोस्ती हुई तो उनको दिखाया, तो उन्होंने कहा ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है, इसको शाया होना चाहिए। पहले वो जुगनू में शाया होना शुरू हुआ, तो वहाँ पे फिर लोगों ने इसको पसंद किया और उसके ऊपर जो तबसरे आए तो लोगों ने उसको कुछ लोगों ने तनकीद भी की। जाहिर है कि जो सेहतमंद तनकीद होती है वो तो हमारे लिए बेहतर होती है। तो बहरहाल वो तारीफ और तनकीद दोनों को मिलाकर जो है ना वो एक जिसे कहते हैं कि आपको मोटिवेशन हुई, एक तकवीत मिली। कातिल घड़ी को भी मुकम्मल किया, क्योंकि कातिल घड़ी नामुकम्मल था। अच्छा अच्छा अच्छा। अब यानी 25 साल बाद जब आपने मुकम्मल किया तो आपके लिए मुश्किल नहीं हुई? देखिए, एक आइडिया 25 साल पहले था, कहानी को कंटिन्यू करना एक मुश्किल काम है। दरहकीकत ये है कि जो कातिल घड़ी का असली प्लॉट था या जो उसकी असली कहानी थी, अगर मैं उसके ऊपर मुकम्मल लिखता तो जितना अभी कातिल घड़ी लिखा हुआ इतना ही और लिखा जाता। मतलब जिंदगी का पहला नावल ही खास नंबर। जी हाँ। और सच पूछे तो उसके अंदर जो मेरा मेन प्लॉट था या जो मेन जो उसके ऊपर मेरी कहानी थी, वो सब चीज़ें जिस तरह से मैंने लिखी हुई थी तकरीबन उस तरह से ही असल में पेश आ चुकी थी। यानी कि जो प्लॉट मैंने उस वक्त सोचा था और जिसके ऊपर मैं लिखना चाह रहा था, वो 25 साल के अंदर उससे मिलती जुलती चीज़ें हमारे मुल्क में या हमारे आसपास हो चुकी थी। तो लिहाजा मैंने फिर उसको नहीं लिखा, इसलिए कि फिर वो ज़ाहिर लगता कि वो आप उस चीज़ के ऊपर लिख रहे हैं जो हो चुकी है। अगर मैं उस वक्त जब मैंने लिखना सोचा था और प्लॉट लिखा हुआ था, अगर मैं तब लिखता तो शायद आज लोग ये कहते कि ये इन्होंने वो बात जो लिखी है ये तो उसके कई सालों के बाद रोनुमा हुई है। क्या बात। तो लिहाजा उसको ऊपर एक और ख़ास वाक़े के साथ मंसूब करके, जो कि हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए एक थोड़ी बदकिस्मती वाली चीज़ थी, हमें पसंद नहीं थी कि ऐसा होता, उसके साथ उसको करके उसकी टर्निंग पॉइंट को बनाया गया। ठीक ठीक। तो मुश्किल ज़रूर था, लेकिन ज़ाहिर है कि उस नावल को हमने मुकम्मल भी करना था। फिर वो आज से 25 साल पुराने दौर का था, तो आजकल के दौर की कोई चीज़ उसमें नहीं शामिल थी टेक्निक के हवाले से। ठीक ठीक ठीक। तो लिहाजा उसको फिर हमने उसी अंदाज में, उसी ज़माने के हिसाब से क्लोज किया। ठीक ठीक। दूसरे नावल के बारे में बताइए जो आपका था, वो नापाश, उसका क्या बैकग्राउंड था, कैसा उसका आइडिया है आपके जहन में? उसका आइडिया जो है वो भी कमाल था। हम मजाक में वो नावल लिखा गया। मेरे दोस्त जो हम सामने मौजूद हैं, अनिल इरशाद साहब, मैं और ये फ़हीम आलम साहब से मिलने के लिए उनके ऑफिस जाया करते थे। तो उनका उर्दू बाज़ार में बड़े ही मसरूफ जगह पर दफ्तर है, वहाँ पर एक अल्लाह का नेक बंदा हमें गाड़ी पार्क करने के लिए जगह अच्छा ख़ास तौर पर फराहम कर दिया करता था। जितनी मर्जी गाड़ियाँ वहाँ पर खड़ी। तो उन सब चीज़ों के और उनको देखते हुए हमने मजाक में एक प्लॉट बनाया और उस हवाले से ही फिर वो एक पूरा नावल तैयार हो गया। क्या बात। उस नावल में प्लॉट भी बिल्कुल नया था, खुलता था। और उसकी ख़ास बात ये थी कि वही किरदार जो कातिल घड़ी के थे, उनमें से एक ख़ास जो मेन पार्टी थी खुरम, ज़ीशान और इंस्पेक्टर यज़दानी, वो आपको आजकल के दौर में नजर आए। यानी कि वो 2018 में नावल लिखा था, 2018 के आखिर में, और 2019 में तो वो उनको आपने उस दौर में देखा कि जब मोबाइल फ़ोन्स हैं, व्हाट्सएप है, फेसबुक है। अच्छा। तो वो लिहाजा एकदम ही 25 साल का सफ़र तय कर लिया। और बगौर इश्तियाक अहमद रहमतुल्लाह के और भी मुसन्निफ़ीन के किरदारों की उम्र नहीं होती। वो किसी भी दौर में हो तो उनकी वही उम्र समझी जाती है। जैसे मुझे बल्कि याद आया, इस जुमला था, किरदार कभी मरा नहीं करते। जी हाँ, तो किरदार तो उसी उम्र के होते हैं। तो कोई अगर ये सवाल करे कि यार 1994 में भी अगर खुरम ज़ीशान स्कूल में पढ़ते थे और इंस्पेक्टर यज़दानी इंस्पेक्टर ही थे, तो वो 25 साल बाद तो उनको रिटायर भी हो जाना चाहिए था, या उनको भी बाल बच्चों वाला होना चाहिए था खुरम ज़ीशान जो किरदार है। तो ऐसा तो नहीं होता। तो लिहाजा वो एक मॉडर्न तर्ज पे था। और ये वो नावल नापाश
कातिल गढ़ी 25 साल में लिखा गया था। 25 साल में, और एक तरह से आप क्या हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल लिखा गया है जिस तरह उसका सफर 25 साल का था और नपाश का सफर 10 दिन का था। अरे वाह, 10 दिन में लिख दिया। कितने सफ़ात थे नपाश के? तकरीबन 100 के करीब सफ़ात थे, 10 उसके बाब थे, तो रोज का एक बाब लिख के बड़ी बात, उसको 10 दिनों में हमने मुकम्मल किया। मुझे ऐसा लगता है कि जो इश्तियाक साहब का मामूल जो मेरी मालूमात में है कि इश्तियाक साहब भी रोज़ाना 10 सफ़े ही लिखा करते थे। उनका तो खैर हम मुकाबला ही नहीं कर सकते जी, उन्होंने तो जो कुछ लिख दिया है वो अगर उनकी अगर एक एक जो है ना, अगर सिर्फ उनकी एक एक सीरीज और एक एक जो लाइन है या एक एक सब्जेक्ट है, दीनी किताबें अलग कर लें, बड़ों के लिए किताबें अलग कर लें, मज़ाहिया किताबें अलग कर लें, जमशेद सीरीज अलग कर लें, खास नंबर अलग कर लें, वो कोई आदमी मेरे हिसाब से अकेला भी उनमें से किसी एक पे काम नहीं कर सकता। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल उनकी जितनी वो आप कहते हैं ना, जितना उनके अंदर वो एक डाइवर्सिटी है, एक उनका, अगर आप उनकी दीनी किताब उठाएं तो आपको लगता है यार ये कोई आलम दीन लिख रहा है। अगर आप उनकी कोई मज़ाहिया किताब उठाएं तो आपको लगता है यार कोई बहुत बड़ा मज़ाह नगार है। अगर आप उनकी कोई बड़ों के लिए किताब उठाएं तो आपको एक जिसे कहते हैं शुस्ता और एक अच्छे माहौल के अंदर एक बड़ों की भी एक नजर आती है कि बड़ों के जो अदब है उसके अंदर भी उनकी एक काविश है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो तो मुकाबला नहीं हो सकता। लेकिन बहरहाल आजकल के दौर में मेरे जैसे अनाड़ी आदमी ने 10 दिन में वो नावल लिख लिया था, जिसके अंदर भी हमने नई टेक्नोलॉजी और नए तख़य्युलात, साइंस सेक्शन हमने दी। जो लोग आजकल उस नावल को पढ़ेंगे वो उस चीज़ से ज़रूर एग्री करेंगे कि हाँ उसमें कुछ ऐसे नए इजादात और नई चीज़ों का हमने तस्करा किया जो आजकल या तो हो रही हैं या आने वाले दिनों में मतलूब हैं। बहुत खूब। अच्छा, आपको जो नावल आपके हाथ में है, ताज़ा नावल जो कल ही शाया होकर आया है और जिसकी आज तकरीब रोनुमाई है और इस खूबसूरत मौसम में इसकी तकरीब रोनुमाई है। अच्छा, उसमें वो चूँकि नावल मैं पढ़ने के बाद मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ। अच्छा, उस नावल में जो बहुत मज़े की चीज़ वो थी, वो मैंने जो जिसने मुझे चौंकाने में मजबूर किया और पढ़ने में मजबूर किया, वो ये था कि एक आदमी है और वो दावा करता है जी मैं मरने के बाद वापस आ गया हूँ और मैंने जहन्नम भी देखी है और जन्नत भी देखी है और मेरा देखें हाथ भी जल गया है जहन्नम की वजह से, और मुनकर नकीर से मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे कहा कि जी इस एग्रीमेंट पे आप साइन कर देंगे तो आपको जन्नत में ले जाएंगे वरना जहन्नम में ले जाएंगे। ये बड़ा मुनफरिद आइडिया है। बहरहाल ये तो मैं कारीन को, नाज़रीन को नहीं बता सकता कि जी इसकी आगे जाके प्लॉट कैसे खुलता है और कहानी कैसे खुलती है, लेकिन इतना मुनफरिद आइडिया कैसे आपके जहन में आया? आइडिया ये भी 25 साल पुराना है। अच्छा, 25 या 20 साल पुराना। यानी आपके तमाम आइडियाज तकरीबन 25 साल से पक रहे थे? हाँ जी, उस वक्त ही जिसे कहते थे आप एक टीनेज के होते हैं, आप नौजवान होते हैं तो बहुत सारे ख्याल आपके दिल में आते हैं। तो इसका मतलब टीनेज के बाद नहीं आते? तो देखें वो बात होती है कि अगर वो पॉलिश हो जाए तो वो उस रास्ते पे निकलते हैं। तो वो पॉलिश नहीं हो सके, रास्ता और इख्तियार किया। मेरी स्टडीज़ कॉमर्स में थी, फिर जो है उसमें आगे मुझे MBA करना पड़ा और मेरी लाइन कुछ और थी। मैं एक्सपोर्ट मार्केटिंग में इंटरनेशनल जो कॉर्पोरेट कल्चर है उसके अंदर रहा। कॉर्पोरेट कल्चर में तो इन चीज़ों का आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। फ़नून लतीफ़ा जिसको हम कहते हैं, लिखना लिखाना पढ़ना गाना, ये जो जितने भी पेंटिंग या जो कुछ भी आप कह सकते हैं प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर में, इनको साथ लेके चलना बड़ा मुश्किल काम होता है। क्योंकि वो एक माहौल ऐसा होता है जिसमें आपने सुबह तैयार होके टाई शाई लगा के 9 बजे दफ्तर बैठना और वापसी का टाइम कोई नहीं। तो उसमें तो आपकी जो रोज़मर्रा की घरेलू ज़रूरतें हैं या आपके ज़रूर मामूलात हैं तो वो भी आपको पूरे करना मुश्किल हो जाती है। तो ये सब चीज़ें किसी बंद जो हैं सूटकेस में बंद थी। और फिर ये जब असल में आपको इंसान का जो भी कामयाबी होती है या इंसान की जो भी जिसे कहते हैं रास्ता होता है वो उसके दोस्तों से उसका तयन होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब मुझे अच्छे दोस्त मिले जिनमें अनिल इरशाद खान हैं, इमरान महमूद हैं, फ़हीम आलम साहब हैं, तो हम चारों की जो दोस्ती है ये दोस्ती ऐसी है कि ये हम चारों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। बिल्कुल। इस दोस्ती ने हम चारों के अंदर छुपे हुए बहुत सारे ऐसी चीज़ें, जब हम बैठते हैं हम एक दूसरे को उसके बारे में जिसे कहते हैं मोटिवेट करते हैं, उसके बारे में मशवरा देते हैं, उसके बारे में याद दहानी कराते हैं, उसके बारे में तनकीद भी करते हैं, उसके बारे में तारीफ भी करते हैं। तो वो एक फैक्टर होता है जो फिर दूसरे आदमी को, जब घड़ा जिसे कहते हैं, जैसे फ़हीम आलम साहब ने लिखा है घड़ा भर गया, जब घड़ा भरता है तो पानी तो बाहर आता है। बिल्कुल। तो उसी ने मजबूर किया कि फिर ये तीसरा नावल भी जो है लिखा जाए। ये भी नावल आप समझ सकते हैं कि अगर तो उसको देखा जाए तो ये भी 10 दिनों में लिखा गया। क्या बात। लेकिन यूँ है कि 8 बाब तो इसके 8 दिनों में लिखे गए। देखिए, अगर आप 10 दिन में एक नावल लिखते हैं इसका मतलब महीने में कम से कम 3 नावल तो आप। हाँ, अगर मैं कोई और काम ना करूँ। हाँ, ये है। अब ये है कि वो अगर तो फ़हीम आलम साहब या और जो कारीन है वो अगर ये इस बात की मुझे गारंटी दे दें कि मैं 3 नावल लिखूँ तो मेरा घर चलेगा इस लिखने लिखाने से। तो अभी तो हम ये शौक के लिए कर रहे हैं, तो फिर वो रोज़गार भी है। बिल्कुल। तो फिर ये है कि पता नहीं मेरे दिमाग में इतने ख्यालात आए भी कि ना आए जो इश्तियाक साहब को आते थे।
लेकिन बहरहाल आजकल ये दौर नहीं है। और मैंने ये जो नावल है या और भी नाबाज भी लिखा या आगे भी है, आजकल के बच्चों में पढ़ने का रुझान बहुत कम है। तो मैं ये नावल का ये ख़ास मखसूस साइज़ 90-100 सफ़ात का इसलिए रखता हूँ कि बच्चे ये नावल देख के इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। वरना इश्तियाक साहब का अगर कोई मिनी खास नंबर भी मेरे हाथ में हो तो वो देख के मुझसे सवाल करते हैं, जी इतना मोटा नावल आप कैसे पढ़ लेते हैं, गार का समंदर या दायरे का समंदर तो बहुत दूर की बात। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहरहाल इसके 8 बाब आपको बता रहा था, 8 दिनों में लिखे गए, बल्कि बीच में इसमें ब्रेक आ गई। लेकिन फिर वो फ़हीम आलम साहब ने मुझे जब इसको जुगनू में शाया करवाया तो मेरी मजबूरी बन गई। जुगनू में मेरे ख्याल से अभी तक किस बार चल रहा है? जी हाँ, वहाँ चल रहा था, लेकिन इसको मुकम्मल करना मेरी मजबूरी बन गई। तो इसको फिर मुकम्मल किया है और वहाँ पे जो लोगों की तरफ से राय मिली और उसमें बड़े लोगों के कुछ तासुरात अगर आप शेयर करना चाहें। जी, उसमें लोगों के तासुरात बाय नेम तो मुझे सबके याद नहीं है, लेकिन जो उनकी सबका जो एक ओवरऑल इम्पैक्ट है वो यही है कि मेरे लिए, मैंने इस नावल की 2 बातों में भी यही जिक्र किया है कि लोगों का यही कहना है कि आपके नावल पढ़ के हमें वही मज़ा आता है जो इश्तियाक साहब के नावल पढ़ के आता है। क्या बात, ये बड़ी है, ये बड़ी बात। और उनका कहना ये है कि आपका नावल उनके नावल की कॉपी नहीं है, आप उनको नकल नहीं करते, लेकिन आपका अपना अंदाज ऐसा है कि जैसे इश्तियाक साहब जदीद दौर में लिखे रहे हों। क्योंकि मेरे ख्याल से इश्तियाक साहब के नावल में शायद अभी तक व्हाट्सएप वगैरह नहीं आया है, जीमेल, गूगल। उनकी ज़िंदगी में भी मैंने उनके कुछ नावल पढ़े तो उसमें एक आज से कोई उनकी वफ़ात से साल पहले ऐसा कुछ नावल आया तो मैंने मशवरा पहुँचाने की कोशिश भी की कि उसमें भी किरदार जो हैं वो किसी की तस्वीर हाथ से बना रहे थे। अच्छा। तो मैंने उसमें यही मशवरा दिया था कि अब मोबाइल फ़ोन आ गए, इसमें कैमरा है तो उसकी तस्वीर हो सकती है कि मोबाइल से ले लीजिए। तो मतलब किसी एक तो है ना कि जो एक तखयलाती या अपने दिमाग से तस्वीर बनवाई जाती है मुजरिम की, स्केच, वो तो हाथ से बनता है आज भी। कोई आदमी बताता है जी कि मैं मुजरिम देखा हुआ है, उसकी शक्ल ऐसी है। लेकिन अगर कहीं मुजरिम सामने बैठा हुआ है तो सबसे आसान तरीका ये है कि आप उसकी कैमरे से तस्वीर खींच लें। लेकिन अगर उस मौके पे आप हाथ से बना रहे हैं तो शायद आपके पास मोबाइल नहीं है, लेकिन बार वहाँ पर वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो सकता था। इसलिए उसकी वजह ये है कि बच्चे जो आजकल सोशल मीडिया पे और जो बाकी मीडिया है उसके ऊपर इतनी जदीद किस्म की चीज़ें देख रहे हैं कि अगर हम उनको वही पुरानी चीज़ें देंगे तो शायद वो उसको दिलचस्पी नहीं लेंगे। तो आप में से जिन्होंने कातिल घड़ी और नाबाज दोनों पढ़े हैं वो ये बता सकते हैं कि कातिल घड़ी से लेकर नाबाज तक का सफ़र क्या था। और जो आप ये मौत का हंगामा पढ़ेंगे तो वो उनको नाबाज से मौत का हंगामा के अंदर भी बहुत फ़र्क नज़र आएगा। इसलिए हमने व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्रू कॉलर और गूगल मैप, लोकेशन, हर किस्म की चीज़ें हमने इसमें शामिल की हैं जो आजकल की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। वैसे मेरे ख्याल से अभी तक जो है उमूमन यानी बच्चों की दीगर कहानियों, नावलों में भी व्हाट्सएप वगैरह बहुत कम आया है, जहाँ तक मेरा बच्चों का अदब का मुतालिया है। देखिए, बच्चों की जो अदब है उसमें बहुत ज़्यादा तफसील है। उसमें एक वो है जिसमें बच्चे टार्जन, उमरू यार, सिंदबाद, शेख चिल्ली। आपने पढ़े अपने बचपन में? पढ़ते हैं, मैंने पढ़े, लेकिन सच पूछिए मैंने वो पढ़े जो कि मुस्तनद थे। मैंने फिरोज की जो इन्हीं दास्तानों के जो तलखीस थी, दास्तान अमीर हमजा की, तिलिस्म होशरुबा की, अलिफ लैला की, हातम ताई की, मैंने वो पढ़े। अच्छा, ये वो और टार्जन भी मुझे वो आइडिया अपने पसंद में मुझे कभी नहीं आया जो बाकी मुसन्निफ़ीन ने टार्जन, उम्र यार या बाकी पे जो तख़य्युलाती बाद में कहानियाँ लिखी जिसमें वो टार्जन के साथ मंकू बंदर भी आ जाता है और वो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, तो वो मुझे उन्होंने मुतासिर नहीं किया। मुझे फिर ये इश्तियाक साहब का तर्ज़ अमल ही पसंद आया। मतलब मैंने फिर इश्तियाक साहब को ही पढ़ा तो उसी तरफ से मैं फिर लिखता गया, क्योंकि ये एक अलग से एक लाइन है जिसमें जासूसी नावल निगारी में रहते हुए आप बहुत सी अच्छी बातें भी बच्चों को बता सकते हैं। बिल्कुल। ये होती तो फिक्शन है, इसमें कोई भी आप नावल किसी भी मुसन्निफ़ को उठाएंगे तो सवाल करने पे आप 100 सवाल निकाल लेंगे। बिल्कुल। तो वो आप इसके ऊपर बहस नहीं कर सकते कि बच्चों को आपने जो है वो क्या चीज़ देनी, बच्चों को आपने एक वैरायटी देनी है। तो हम ये मेरी कोशिश है कि मैं उनको जासूसी नावल के ज़रिए एक तरबियत देना चाहता हूँ। तो बाकी मुसन्निफ़ीन भी अपने हिसाब से कोशिश कर रहे हैं, जो कि आजकल के दौर में एक बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल। नहीं, माशाल्लाह आपका नावल और आपका सफ़र बहुत शानदार है और हमारी दुआएं आपके साथ हैं, हमारी उम्मीदें आपके साथ हैं। मुस्तकबिल का क्या प्लान है नावल निगारी के हवाले से, बच्चों के अदब के, मतलब मज़ीद कितना नावल पाइपलाइन में हैं, कितने आपके जहन में हैं, और ख़ुसूसन उन नावलों के बारे में ज़रूर बताइएगा जो आपने 25 साल पहले सोचे हैं और अभी तक वो आने वाले हैं। उन नावलों में से कितने वाक़या हैं 25 साल वाले? ये अब मतलब इसका कोई हिसाब या रिकॉर्ड तो बनाया नहीं, आमद वाली बात होती है। बिल्कुल। मेरा यानी आप लिखने में आमद के कायल हैं? आमद ही के कायल हैं,
और जिसे आप कहेंगे अगर कोई प्लान किए हुए तो वो बच्चों के लिए कम से कम इसी जासूसी जो मेरा एक सेट है इसमें 2 नावल आगे मुतवक्को हैं। उसमें जिन्होंने कातिल घड़ी पढ़ा है तो उनको पता है कि 3 मेरी पार्टीज हैं, तो एक पार्टी का नावल अभी मुतवक्को है इंस्पेक्टर अकमल सीरीज, यानी उसका कोई नावल अभी तक नहीं है, उसका जो अकेला नावल नहीं है। एक आपने जो जिक्र किया है इंस्पेक्टर अकमल जो हैं वो तो दुश्मन है इनके, आपकी पार्टी के? यार नहीं, दुश्मन नहीं है, वो साथ ही हैं। अच्छा, दुश्मन कौन से हैं? दुश्मन इंस्पेक्टर कमर हैं। अच्छा, कमर हैं, सॉरी मैं इंस्पेक्टर अकमल जो हैं वो, और वो उनके जो हैं साथ में उनके किरदार इम्मी है, फराज हैं, प्रोफेसर शमीम हैं, वो एक अलग वो पार्टी है, तो उसका एक नावल मुतवक्को है। और फिर इन तीनों पार्टीज के साथ एक जिसका हमने ऐलान किया हुआ शुरू से खास नंबर है, वो भी एक बड़ा उसका प्लॉट बड़ा अहम है, फेसबुक की मौत जो है। तो वो जब लोग इंशाल्लाह अगर मैं लिखूंगा तो वो एक खास नंबर होगा, तो ये पाइपलाइन में है। इसके अलावा और भी छोटे बड़ी कई प्रोजेक्ट्स जिनके ऊपर सोचा हुआ है। असल में मेरा प्रोफेशन तो ये नहीं है, बिल्कुल मैं कोई प्रोफेशनल लिखारी नहीं हूँ, और हो सकता है बहुत सारी लिखारी जो हैं वो इस बात पे जो है वो नाराज़गी का इज़हार भी करते हैं कि यार ये मतलब कोई राइटर नहीं है और ये हमारे बीच में आके बैठ गया है। मैंने माशाल्लाह बहुत शानदार लिखने वाला हूँ। बच्चों का बाग में बच्चों के तासुरात और अदीबों के तासुरात मैंने खुद भी पढ़े, जिसमें उन्होंने आपकी तारीफ़ की। अमानुल्लाह नैयर शौकत साहब का मैं शुक्रिया अदा करूँगा, उन्होंने मेरा तस्करा मैंने इसमें भी नावल में भी लिखा कि उन्होंने मेरा नावल पसंद किया, उसको लिखा। इरफान रामे साहब जो इतने बड़े राइटर हैं, उन्होंने अभी भी उन्होंने कमेंट किया है इस वीडियो के नीचे, तो वो मतलब बड़े उनका बड़ापन है कि वो बड़ा पजीराई करते हैं बहुत, मतलब जिसे कहते हैं ना कि उनकी हौसला अफजाई जो है ना फिर इंसान को कुछ करने पर मजबूर करती है, जो ऐसे बड़े नाम होते हैं। नज़ीर इकबाली साहब भी जब मिलते हैं तो बड़ा खुश होकर मिलते हैं। काबिल सिद्दीकी साहब भी हैं, वो भी अच्छे जो है वो तासुरात का इज़हार करते हैं, तो ये अच्छे लोग हैं। तो इन सब की जो, और फेसबुक पे बेताशा मुझे अब नाम याद नहीं, फर्दन बहुत सारे मुसन्निफ़ीन हैं जो मेरे साथ फेसबुक पे अटैच हैं, तो उन्होंने मुबारकबाद भी दी है, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। लेकिन वो लोग मुझसे तो बहुत आगे, मैं तो खैर एक पार्ट टाइम मेरा ये काम है। उम्मीद है कि आगे भी कुछ चीज़ें इंशाल्लाह इसी ज़िमन में आएंगी। मेरा जो मोटिव है, मेरा मकसद है वो जो हमारे आगे आने वाले बच्चे हैं, नस्ल है, उनके लिए काम करना है। बिल्कुल। तो वो मैं कभी लिख के कर देता हूँ, कभी गा के कर देता हूँ, बहुत खूब, किसी भी तरीके से जो भी चीज़ है वो मैं पेश करता हूँ, ताकि जो हमारे बच्चे हैं उनमें हमारे दीन से और हमारे मुल्क से मोहब्बत का जो जज्बा है वो बेदार रहे, और जो आने वाले चैलेंजेस हैं वो उसके लिए तैयार हों। तो ये एक इसका मकसद है। जैसे कि हमारे इल्म में है कि आपका एक शौक़ लिखना है और एक शौक़ किताबें जमा करना है, और ख़ुसूसन इश्ताक़ साहब की मुकम्मल कलेक्शन जमा करने का शौक़ है। फिर जहाँ तक मेरी मालूमात है, आप माशाल्लाह बहुत कसीरुल मुताला हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। और एक नई चीज़ जो मेरे लिए है कि आपने बैक वक्त कई किताबें शुरू की होती हैं, और मखसूस टाइम में जी शाम को फ़लाँ किताब पढ़ ली, दोपहर में ये किताब है, सुबह को इस किताब का टाइम है। ये एक बड़ी मुनफरद चीज़ है। और दूसरा भी आपने गाने का जिक्र किया, अभी हाल ही में आपका जो आपने ट्रिब्यूट किया उनको, जुनैद जमशेद रहमतुल्लाह अलैह को, वो बहुत मशहूर हुई वो वीडियो, क्योंकि पाकिस्तान के नेशनल इंटरनेशनल चैनल हमारा जो PTV है उस पर वो आई और दुनिया भर ने उसे देखी। क्योंकि अभी भी कोई चैनल कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, बल्कि PTV पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल है, सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला चैनल है। तो इसके बारे में तफसील बताइए कि एक तो लिखने का शौक़ हो गया, बाकी शौक़ मैंने गिनवा दिए, गाने का जो शौक़ है आपका सिंगिंग का, इसके बारे में तफसील बताइए। शौक़ तो ये है उसका, जिस तरह इश्तियाक़ साहब हमारे मतलब लिखने में या उसमें रहनुमा हैं, तो इस सारे में जुनैद जमशेद रहमतुल्लाह जो हैं वो भी हमारे एक बड़े ही मनपसंद और बड़े दिल अजीज़ शख्सियत थे, वो सब के थे। तो ये दोनों हजरात वो थे, जब हमने इनको पढ़ना और सुनना शुरू किया तो उस वक़्त ये मुहब्बत वतन तो थे, लेकिन दीन की तरफ इतना रुझान नहीं था जितना कि वक्त के साथ साथ हुआ। तो ये दोनों हजरात हमें हाथ पकड़ के दीन की तरफ लेकर आए, बिल्कुल हमारी ज़िंदगियों में तब्दीली लेकर आए, और फिर दोनों ही अचानक हमसे जुदा हो गए। तो ये हमारा, मैं अपना इसको फ़र्ज समझता हूँ कि इन दोनों शख्सियात का जो काम है अपनी बिसात के मुताबिक लेके चलूँ। तो जुनैद भाई का जो काम था वो हमदो नात था और मिली नगमों का था, तो उसी लिए मैंने उनकी बरसी पर उनको ये खराज तहसीन पेश किया। और मेरे लिए काबिल एजाज़ है कि जो हमारा चैनल है नेशनल चैनल PTV, उसने उसको ऑन किया, उन्होंने उसको सरकारी तौर पर पाकिस्तान टेलीविज़न की तरफ से जुनैद जमशेद की वफ़ात पर खराज तहसीन के नाम से पेश किया, और मेन टाइम पर उसको लोगों तक पहुँचाया, और जिन लोगों ने सुना उन्होंने पसंद किया, उनका भी शुक्रिया। लेकिन ये एक जज्बा है, एक मेरा एक ट्रिब्यूट है, और आगे भी इंशाल्लाह इस पर काम होता रहेगा, इंशाल्लाह, ताकि जो एक खला इन शख्सियात के जाने से
पढ़ लिया तो पूरा तो नहीं हो सकता, लेकिन ये एक उनकी याद दिलाता रहेगा। और जब मेरा काम, क्योंकि उनका काम तो अपनी जगह मौजूद है, उसका तो कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन चूंकि अब ज़िंदगी इतनी तेज़ चल रही है कि जो पुरानी चीज़ें हैं वो आपके सामने एकदम नहीं आती, नई से नई चीज़ें आती हैं। तो मेरी जो चीज़ें हैं वो आपके सामने जब आएंगी, जब आप मेरा मिली नगमा सुनेंगे या मेरी कोई नाच सुनेंगे या आप मेरा कोई नावल पढ़ेंगे, तो आपको याद आएगा या आपको पता चलेगा कि असल पीछे कौन शख्सियत है, जुनैद जमशेद हैं, इश्तियाक अहमद। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर लोग उनके काम को देखेंगे, उस तरफ जाएंगे जिनको, जो उनको नहीं जानते। बिल्कुल। तो जानते हैं वो तो पहले जानते हैं। तो ये एक मकसद है और इसीलिए ये सारी मेरी एफर्ट्स हैं जो इंशाल्लाह आगे भी जारी रहेंगे। अगर हमारे नाज़रीन देखना चाहें तो वो कहाँ सर्च करें, यूट्यूब पर या तफसील बताइए? यूट्यूब पे मेरा चैनल है अमाद हसन के नाम से, तो आप अमाद हसन के नाम से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पर मेरे इश्तियाक साहब के बारे में भी जो इंटरव्यूज़ हैं इससे पहले हो चुके हैं वो भी मौजूद हैं। बिल्कुल। और मेरी और भी वीडियोस जो जुनैद जमशेद रहमत को मैंने 2 खराज तहसीन पेश किए वो भी वहाँ मौजूद हैं। बहुत। तो वो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ देखिए, वहाँ पे और भी चीज़ें इंशाल्लाह आपको नावलों के हिसाब से भी, नावलों की ख़बरें और जो मिली नगमे या हमदो नात है वो सारे आपको वहाँ अपडेट्स आती जाएंगी। बहुत खूब। अच्छा, आपने बच्चों के लिए नावल लिखी है तो शॉर्ट स्टोरीज़ की तरफ भी आप आएंगे, क्योंकि इश्तियाक साहब में भी बहुत ज़्यादा कहानियाँ लिखी और बच्चों कहते हैं नावल के अलावा शॉर्ट स्टोरीज़ का बड़ा रुझान है। मेरी तकरीबन 1 दर्जन से ज़ायद कहानियाँ बच्चों का बाग और बच्चों की दुनिया में शाया हो चुकी हैं। बहुत खूब। जिसमें कि 2 एक तराजिम हैं और बाकी तबाज़ात हैं। बहुत खूब। तो वो भी तकरीबन हम चाहें तो उसकी भी किताबी शक्ल में उसको ला सकते हैं। बल्कि मुझे याद है आपकी किताब और भी जो है वो भी शाया हुई है, जिसका तज़किरा हम इंशाल्लाह अगले इंटरव्यू में तफसीली करेंगे। अभी ज़रा आप हल्का सा बता दीजिए। अनवर मामू। जी, अनवर मामू बिल्कुल वो बच्चों के ही एक नए किरदार हमने मुतारिफ कराए हैं। अनवर मामू एक हकीकी किरदार थे, हम बचपन से सुनते आते थे, मैं उनको मिला हुआ भी हूँ। तो उनसे मुतासर होकर हमने बच्चों के लिए जो है ना वो कहानियों के हवाले से एक किताब मतलब की उसको हमने किस्तवार शाया किया, बच्चों का बाग और बच्चों की दुनिया दोनों में। और उसके जो कहते हैं कि उसकी जो मकबूलियत है वो बहुत थी। बच्चे हमसे पूछते थे कि अनवर मामू की कहानी आई है या नहीं आई, तो लिहाजा उसको देखते हुए, उनके शौक़ को देखते हुए उसको फिर किताबी शक्ल में भी हमने पेश किया है। और वो किताब भी एक आध रोज़ में इंशाल्लाह लोगों को दस्तयाब। इंशाल्लाह उसका मुकम्मल तारुफ, उसके बारे में तफसीली बात हम अगले इंटरव्यू में करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह। अल्लाह करे ज़ोर कलम और ज़्यादा, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह करे ढेरों किताबें लिखें आप और खूब लिखें, बच्चों के लिए बड़ा अहम काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, जज़ाकुमुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम।